Good morning, students. And today we are going to discuss the last topic of our current chapter, election and representations. And the last topic is electoral reforms. In the previous session, we have discussed about our election commission, the setup of election commission, and various functions of election commission. And in today's session, we will discuss what reforms we need in our election system. Means क्या क्या changes अब required हैं हमारे election system में, और वो changes हमें चाहिए हमारे election system में. और we can say that the various suggestions to make some reforms in our electoral process or in our electoral system. So let's start. The very first is our system of election should be changed from the FPTP to some variant of PR system. So the first suggestion है या first reform needed है जो कि होना चाहिए, जो suggest किया गया है, that is कि we should change our election system from first past the post system to some variant of PR system. कि हमें कुछ PR system में उसको जो है किसी भी एक variant में उसको हमें change करना चाहिए फर्स्ट पास्ट पोस्ट से. लाइक देयर वाज अ क्यूरी फ्रॉम अ स्टूडेंट, एक क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का दैट कि सर इन एफपीटीपी सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है पार्टीज जो है वो परसेंटेज वोट से ज्यादा उनकी सीट्स आ जाती हैं, क्या ऐसा इशू है? तो हम उसको अभी एक बार डिस्कस करके देखते हैं, ठीक है ना. हम 2019 इलेक्शन जो लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर हम थोड़ी सी नजर डालेंगे. लास्ट ईयर जो लोकसभा का जो इलेक्शन था हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर. सो हमें दो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी कंट्री में, हम उनकी बात करेंगे. वन इज बीजेपी और कांग्रेस. बीजेपी एंड कांग्रेस. सो first of all, how many seats we have in Lok Sabha in entire country? 543. 540 elected seats. वैसे 545 हैं, but two जो members हैं, they are nominated by the president. जो elected members हैं, उनका डाटा कितना है? 543. So इन 2009 इलेक्शन सबसे पहले मैं परसेंटेज वोट की बात करूंगा कि बीजेपी को कितने परसेंट वोट मिले और कांग्रेस को कितने परसेंट वोट जो है पूरी कंट्री में जो है मिले हैं. परसेंटेज की हम बात करते हैं तो बीजेपी को जो परसेंटेज वोट मिले, जो टोटल वोट जो पोल हुए हैं हमारी कंट्री में 2009 इलेक्शन में, उसके 37.36% वोट जो है वो किसके पास गए हैं? बीजेपी के पास गए हैं. मींस अगर हम बात करें, मींस 100 वोट अगर पोल हुए हैं हमारी कंट्री में तो उसके जो 37.36% वोट हैं वो कहां गए हैं? बीजेपी के पास गए हैं. और कांग्रेस को अप्रोक्सीमेट वी कैन से 19% वोट जो है वो कंट्री में मिले हैं. बाकी जो परसेंटेज है वो जो रीजनल पार्टीज हैं जिनकी अपने अपने पर्टिकुलर एरियाज में दे हैव देयर डोमिनेंस, टीएमके इन तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, जो एआईडीएमके और जो रीजनल पार्टीज हैं, दे गॉट देयर शेयर ऑफ वोट्स. बट इफ यू टॉक अबाउट द टू मेजर पार्टीज, that is the number. BJP got 37.36% of vote in 2009 election and Congress got 19.1. Which system we are following? Obviously we are following the first past the post system. FPTP system we are following in Lok Sabha elections. दिस इज द परसेंटेज ऑफ वोट बोथ द पार्टीज वोट. अब हम बात करते हैं कि इन पार्टीज को टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने मिले हैं. तो अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी वोट 302 और 303 आई थिंक सो 303 टोटल. इतने सीट्स जो है आउट ऑफ 543. बीजेपी सिक्योर्ड 303 seats out of 545 in entire country and they got the majority in country. They formed the government in country. The second term they are leading with Prime Minister Narendra Modi.
if we talk about Congress secured only 52 seats out of 543. अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कितने सीट मिले हैं? 52. परसेंटेज ऑफ वोट कितना मिला है? इतना. सबसे पहले जी यहां पर अगर परसेंटेज को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस कितना मिल रहा है? 18% अराउंड. डिफरेंस कितना है? 18% का है. बट अगर सीट्स का डिफरेंस देखेंगे तो आपको एकदम से जो है चौंकाने वाला जो है डाटा है ना, सरप्राइज करने वाला डाटा आपके सामने है. कहां 52 एंड कहां 303. बट अगर इसी परसेंटेज अगर हम इसी चीज को जो है पीआर सिस्टम में कन्वर्ट करके देखें, इफ वी कन्वर्ट द सेम परसेंटेज इनटू द पीआर सिस्टम, बिकॉज दे गॉट द सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. बट अगर हम इसी को जो है पीआर सिस्टम में कन्वर्ट करके देखें तो अगर हम कहें कि अकॉर्डिंग टू पीआर सिस्टम हमें सीट्स जो है नंबर ऑफ सीट्स अलॉट करने हैं किसी भी पार्टी को, तो 37.36% को अगर हम कन्वर्ट करेंगे इन सीट्स का, इन वोट्स का 543 का, तो अराउंड हमारा 100 सीट कम हो जाती है बीजेपी की. ये कहीं यहां जाकर रुकेगा. क्लियर है? सिंपल सा फॉर्मूला है 36.36/100 इंटू 543, जो कि हम पीआर सिस्टम में यूज करते थे. भैया जितनी परसेंटेज ऑफ वोट मिली है उतना ही उनको इनमें से सीट मिलेंगे, उतनी ही परसेंट सीट मिलेंगे. अगर हम 37.36% सीट अगर हम 543 की निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेट जो है 202 ही जाएगा. और सेम, और अगर हम कांग्रेस में ही पीआर सिस्टम लगाते हैं तो इनकी सीट क्या है? इंक्रीज हो रही है. दे गोट 103, अराउंड 103 और 104 और 102. So this is the major difference between the two systems of election, first past the post and PR system. Because क्या है, PR system में every vote has a value, simple. But first past post system में क्या है, suppose करो मैंने एक कैंडिडेट को वोट डाला और मेरा कैंडिडेट लूज कर गया, तो मेरा वोट क्या है, वो वेस्ट हो गया, मेरा वोट किसी काउंट में नहीं आया. बट पीआर सिस्टम में ऐसा नहीं है, आपका वोट कहीं ना कहीं जो है वो कंसीडर होगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, तो लाइक we can see the difference between the percentage of vote and we can see the difference between the number of seats secured by both the parties. तो ऐसा क्यों है? There is a question कि सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी होंगी आउट ऑफ दीज 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां कैंडिडेट्स के बीच में जो मार्जिन है, जो वोट का जो मार्जिन है वो बहुत ही कम होगा. मे बी 1000, मे बी 5000, मे बी 10,000. और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन में 10,000 भी अगर मार्जिन है दो कैंडिडेट्स के बीच में, वो बहुत स्मॉल मार्जिन है. सो सिर्फ इसी वजह से जो है ये पीआर सिस्टम की ये एक हम कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. सो टाइम टू टाइम जो है हमारे कंट्री में ये बातें होती रही हैं कि भाई वी शुड चेंज आवर सिस्टम ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम टू आवर सम वेरिएंट ऑफ द पीआर सिस्टम. बट अगर हम इसका दूसरी साइड देखें तो इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल इन इंडिया. अभी इतना जल्दी, यस ग्रेजुअली हम इसको चेंज करें, दैट इज द अनदर वे. बट एकदम से हम इसको चेंज नहीं कर सकते इंडिया में, बिकॉज स्टिल वी इन आवर कंट्री वी हैव पॉपुलेशन विच इज अनएजुकेटेड, अनअवेयर बेसिकली हम जिसको बोल सकते हैं. उनको इतनी अवेयरनेस अभी नहीं है कि वो पीआर सिस्टम को अडॉप्ट कर सके. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं कि क्या रिफॉर्म हमें चाहिए. एटलीस्ट 1/3 वुमेन आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एंड assemblies. Now this is the point for the women empowerment. Every time we talk about the women empowerment in newspapers, in news, in magazines, in articles, in blogs, every time we talk about the women empowerment. But we do not have any reservation of seats in our constituencies, in our Lok Sabha and state legislative assemblies. Parliament or state legislative assemblies में as such there is no provision for the reservation of women. But we have started this, हमने इसको start कर दिया है in our local government, जो हमारा local body government है, like पंचायत और
जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं या रूरल लोकल बॉडीज में, वी हैव अप्लाइड दिस वन बिकॉज इन पंचायत ऑल्सो एंड इन अर्बन बॉडीज लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन we have reserved 1/3 seats for the women candidates. Women candidates के लिए हमने 1/3 seats जो है वो रिजर्व कर दिए हैं. मींस 1/3 मींस कि 1/3 जो सीट्स हैं उनके ऊपर सिर्फ एक वुमेन कैंडिडेट ही जो है इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं. बट डिमांड इज ऑल्सो टू रिजर्व दीज सीट्स इन पार्लियामेंट एंड असेंबली. भाई हमने लोकल लेवल पे तो कर दिया, अब डिमांड हो रही है कि हम इसको पार्लियामेंट मींस लोकसभा, राज्यसभा और डिफरेंट जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां पर भी इस प्रोविजन को हमें जो है अडॉप्ट करना चाहिए. और एक डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, इसके ऊपर बातें चल रही हैं और मे बी इन नियर फ्यूचर वी विल गेट दैट रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट एंड असेंबली ऑल्सो फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट. देन वी टॉक अबाउट द थर्ड वन. कैंडिडेट्स विद एनी क्रिमिनल केस should be barred from contesting elections even if their appeal is pending before a court. Very important point. We are a democratic country and what type of people we want in our democracy and what kind of people we want as our representatives. Obviously हमें एक fair character, जिनका करेक्टर साफ सुथरा है, जो फेयर पर्सन है, हमें ऐसे लोग चाहिए एज आर रिप्रेजेंटेटिव्स. सो देर इज ए डिमांड कि भाई जो भी कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, वेदर देयर अपील इज पेंडिंग इन द कोर्ट, ऐसे लोगों को इलेक्शन में कंटेस्ट करने से हमें रोकना चाहिए. स्टिल वी हैव ए प्रोविजन इन आवर कंट्री. हमारे पास एक प्रोविजन अभी भी है हमारी कंट्री में. वो प्रोविजन है क्रिमिनल केस अगर किसी के ऊपर जो है वो प्रूव हुआ है, अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल केस प्रूव हुआ है, इन दैट केस वो पर्सन जो है इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता. बट हियर द क्वेश्चन इज कि भाई प्रूव होने की बात नहीं है, अगर उनका केस पेंडिंग भी है, क्रिमिनल चार्ज लगे भी हैं किसी पर्सन के ऊपर, हमें ऐसे लोगों को भी जो है रोकना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए. अभी जो प्रोविजन है वो ये है भाई जब तक प्रूव नहीं हो जाता क्रिमिनल केस, मीन अपील पेंडिंग है बट जब तक प्रूव नहीं हो जाता, दैट पर्सन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन. बट डिमांड हियर इज दैट वेदर द केस इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, ऐसे पर्संस को, ऐसे लोगों को हमें जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोकना चाहिए. Then the fourth one, there should be complete ban on the use of caste and religious appeals in the campaign. आज भी अगर हम बात करें हमारी कंट्री में जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन स्टिल प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी. और ये जो खुल के जो इसकी जो पिक्चर हमारे सामने आती है वो इलेक्शन टाइम में आती है. इवन जो पार्टी जो टिकट्स अलॉट करते हैं वो भी एक मेजोरिटी कम्युनिटी को देख के करते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी कम्युनिटी है जिसका वोट शेयर ज्यादा है, कि हम उसी कैंडिडेट को जो है अपनी पार्टी टिकट जो है दें ताकि दे गोट द मैक्सिमम वोट फ्रॉम देयर कम्युनिटी. और अराउंड द कंट्री ये हमें देखने को मिलता है. और ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम पे भी जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंपेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, सब कास्ट. सो इस तरह की जो चीजें हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर नेशन where there is no place for the discrimination on the basis of religion and caste, because it is clearly written in our constitution. So इस टाइप की चीजें जो है इसके लिए हमें कुछ लॉज जो है बनाने चाहिए कि भाई जो है बैन कर दें हम इसको कंप्लीटली, कि कास्ट जो वोट जो है वो रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट ना की जाए और ना ही मांगी जाए. सो देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील इन द कैंपेन. जब पॉलिटिकल लीडर्स जब कैंपेन करते हैं तो वो कास्ट और रिलीजन का जो एक इशू है उसको बड़े स्मार्टली यूज करते हैं कम्युनिटी में, अपनी पर्टिकुलर अपनी कास्ट की वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या किसी और को वो वोट जाने से रोकने के लिए. तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज हैं वो कंप्लीटली बैन होनी चाहिए. एंड द लास्ट वन हियर इज देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू एंश्योर दैट दे फंक्शन इन अ ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर.
now the functioning of parties. Like registration of political parties is also done by the election commission. कोई भी पार्टी है उसको अगर हमने रजिस्टर करवाना है एज अ स्टेट पार्टी और एज अ नेशनल पार्टी, तो उसकी कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन देखता है. तो इसके ऊपर भी हमें जो है स्ट्रिक्ट लॉज लेके आने चाहिए. जो फंक्शनिंग है पार्टीज की हमारी कंट्री में, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, वो टोटली ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. मीन्स हम देखते हैं कि बहुत बार जो है जो स्मॉल पार्टीज है, बेसिकली जो रीजनल पार्टीज हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू गेट अ लुक्रेटिव ऑफर. वो हमेशा ही एक लुक्रेटिव ऑफर की तरफ मूव कर जाती हैं और उससे हमारी जो डेमोक्रेसी है, बेसिकली जो रियल स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है. बिकॉज उनके पास एक नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो अपना फायदा देखते हुए और किसी भी एक बड़ी पार्टी के साथ मूव कर जाती हैं. तो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. आई मीन देयर शुड बी सम लॉज, रूल एंड रेगुलेशंस ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो regarding their functioning. So student, this is all about this chapter. This was the last topic of our chapter and we have completed this chapter. Today in next session we will start our new chapter and I hope you understand all the chapter, all the topics of this chapter. If you have any doubt, please take your doubts. Thank you very much.